हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1153rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात, विमेन ऑफ द ईयर के साथ। धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स जूलर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक. A big thank you to Hampurite by Nidhi Rathi. Also a big thank you to Cuts, the salon, which is Nagpur's most exclusive salon, and also Antra Multi Services by Rupesh Pandey, which is helping a lot of ladies with mudra loan, with bank loan, with business loan, and also two-wheeler loan. मैं आज जिस मेहमान के साथ हूँ उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी जिंदगी में LIC नहीं है तो कृपया LIC को ला लीजिए। और LIC मतलब विनय साहू, बिकॉज ही wants to create value to your life. चलिए मुलाकात करते हैं उनसे जो जिंदगी में और नेचुरल चीजों की वैल्यू बढ़ाती हैं. शी इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, शी इज अ गर्ल फ्रॉम लातूर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी इज अ डॉटर ऑफ अ मदर जो तकलीफ के समय पर सबसे पहले पहुंचती है. चलिए मुलाकात करते हैं हम स्वाति, डॉक्टर स्वाति गिरी मैम से. मैम नमस्कार. हेलो, मैम स्वागत आपका राज की बात में. थैंक यू सो मच. मैम सबसे पहले तो बधाई, कांग्रेचुलेशन बीइंग वुमेन ऑफ द ईयर. इट्स माय प्लेजर. मैम शुरुआत से बात करते हैं. जब आप स्वाति उत्तम भारती थी विवाद से पहले जी, लातूर से कितने दूर? लातूर से उदगीर नाम का गांव है जहाँ पे मेरा ननिहाल है. मेरे नाना नानी और मामा मौसी ये सब रहते थे. एक्चुअली उन्हीं के साथ मेरा बचपन पूरा गया है और उन लोगों के संस्कारों का ही इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर है. सबसे ज्यादा मेरे नाना जी, जिन्होंने एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी थी उनकी. जब उनका देहांत हुआ तो ये बताया जाता था कि मराठवाड़ा के जो लायन चले गए हैं, तो ऐसा उनका किरदार था वहां पे. मैम एक बहुत छोटी उम्र में जब सर से पिता का हाथ उठता है, जब हमको ये सब चीजें समझ में भी नहीं आती, मैम जिंदगी किस तरह से चलती है? एक्चुअली सर देखा जाए तो वो तो कमी रहती है, लेकिन थैंक्स टू गॉड वो कमी मेरे रिलेटिव्स ने कभी महसूस नहीं होने दी. जैसे कि मेरी माँ है, उन्होंने इस कदर मुझे बड़ा किया है कि कभी भी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं बेटी हूँ, लड़की हूँ. हमेशा हर चीज के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया है. और उतना ही इम्पोर्टेंस मैं देना चाहती हूँ मेरे नाना नानी को, जिनकी वजह से मैं जिंदा रह पाई और आगे बढ़ पाई. एक अच्छे संस्कारों के साथ मैं आगे बढ़ना सीख गई और इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है मेरे सारे मौसी लोग और मामा जी का भी. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि ऐसी फैमिली मुझे दी है. जब छोटी थी मैम, स्कूल जाती थी, जब समर वेकेशंस आता था तो समर वेकेशंस में बच्चे अक्सर आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि इस बार हम नानी के घर जाने वाले हैं. बुरा लगता था कभी कभार कि आप तो नानी क्या ही रहती हैं? एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली. बहुत लाड़ प्यार से हमें बड़ा किया है. उनका जितना भी मैं यहाँ पे बताऊँ ना उतना कम है. नाना जी के साथ आपको पापा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी उन लोगों ने. जी. नाना जी के साथ कैसा कनेक्शन था? नाना जी ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फिलोसोफर. अगर उर्दू में मैं बताना चाहूँ तो वो एक रहनुमा थे मेरे लिए. और हर चीज पे हमारी बात होती थी और बहुत ही अलग टाइप की पर्सनालिटी थी वो. मुझे हमेशा ताजुब लगता था कि एक ही जिंदगी में एक इंसान कितने कितने रोल्स निभा रहे हैं ना. ही इज आइडियल ग्रैंडपा, फादर, देन वो वकील थे, टीचर भी थे, फ्रीडम फाइटर थे, ही वॉज बेस्ट एक्टर. और उनको गानों में भी बहुत दिलचस्पी थी. इसीलिए हमारे पूरे घर में वो देन है, भगवान की देन है. मेरी माँ, नानी से लेकर मुझ तक मेरी बेटी भी सब गाना गाते हैं.
वो एक गॉड गिफ्ट है हमारे घर पे। सो मैम, जब आप बड़ी हो रही थी वक्त के साथ, क्या क्या चीजें करना चाहती थी? क्या सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी, बिकॉज वो एज अ पैशन आप में आ गया था? क्या उसको आगे बढ़ाना चाहती थी? क्या उसमें करियर बनाना चाहती थी, कि या फिर सपने कुछ और थे? नहीं सर, मैं सिंगिंग को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। हाँ, वो हॉबी है या फिर एक हुनर है बोल सकते हैं आप, लेकिन उसको मैंने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मुझे डॉक्टर बनना था डेफिनेटली, और नाना जी की खास करके बहुत ज्यादा इच्छा थी कि एक अच्छा डॉक्टर बने, पैसा कमाने वाला नहीं, तो समाज को हेल्प करने वाला। ये कैसे, ये थोड़ा डिफरेंशिएट कीजिए, ये थोड़ा सा बताइए कि पैसा कमाने वाला डॉक्टर कैसा होता है, और समाज में इज्जत कमाने वाला जो डॉक्टर होता है वो कौन होता है? जी, एक्चुअली सर, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आजकल ये जो प्रोफेशन है वो थोड़ा सा कमर्शियल हो गया है। थोड़ा सा? जहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है। एक्चुअली जहाँ पे हम, मतलब मेरे एक बात कहना चाहूंगी मैं, कैसे नाना जी ने मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस कर दिया। हमेशा नाना जी जब पूछते थे कि बेटा कैसे चल रहा है, तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती थी। मैं बोलती थी नाना जी ये क्या है ना, दूसरे जब बीमार होते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा सीजन शुरू हो गया। आई डोंट लाइक दिस। अंदर से मुझे ये अच्छा नहीं लगता था जी। तो नाना जी ने मुझे बताया, बेटा ऐसे नहीं सोचना है। जब भी कोई एक राइटर कोई भी एक कथा लिखता है, कुछ भी ये करता है, तो उसके बाद वो क्या करता है, क्रिटिक्स जो होते हैं, समीक्षक जिसे बोलते हैं, उनके पास भेज देता है, और वो कहता है कि इसमें जो भी त्रुटियां हैं वो निकाल दीजिए जी। राइट? तो नाना जी ने मुझे समझाया कि भगवान ने इंसान को बना दिया है, और उसमें जो भी कुछ गलतियां आ जाएगी उसके रहन सहन की वजह से, वॉट एवर मे बी द रीजन, उसमें जो कुछ भी त्रुटियां आ जाएगी उसको करेक्ट करने के लिए आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है जी। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत छू कर गई, और तब से मैंने ये सोचा कि मुझे काम पैसों के लिए नहीं करना है, उनके पेन तक मुझे पहुंचना है। नाना जी का हमेशा ये कहना रहता था कि मुझे तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा नॉलेज चाहिए। वो मेडिकल साइड से बिलोंगिंग नहीं करते थे, लेकिन हमेशा जब भी मैं वेकेशंस पे घर पे जाती थी तो हमेशा पूछते थे कि ये कैसा है, ये डिसीज कैसे डेवलप होता है, उसके ऊपर एंटीडोट क्या हो सकता है। ही वॉज लाइक दैट। और मेरे ख्याल से शायद उन्हीं की वजह से आज जो भी मैं एक ट्रेनर बोल के उभर के आई हूँ, उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे नाना जी को। वो जहाँ कहीं भी है वो बहुत खुश होते होंगे जब मैं काफी सारे लोगों के सामने अपना आयुर्वेद का रख सकती हूँ जी। आयुर्वेद से पहले आपकी मदर के ऊपर बात करते हैं जी, है ना जी। जब मुझे याद है मैम, 90 के दशक में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जी, किल्लारी का जी। और मैम उसने, मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा महाराष्ट्र को हिला दिया था, नागपुर तक आया था वो जी, जी और कई सारी बिल्डिंगें भी गिर गई थी मैम। तो उस दौर में की एक छोटी सी बात है जो आपकी मदर से रिलेटेड है, वो क्या बात है मैम? सर, जब किल्लारी का भूकंप हुआ था तब सबसे पहले वहां पे जाकर मदद करने वाली मेरी मम्मा थी। उन्होंने मतलब घर से कि बाप रे ऐसे हालत में कैसे जा रहे हो ये था, लेकिन शी वॉज रन लाइक एनीथिंग। मतलब वो वहां पे गए, जाकर हर एक को उन्होंने 8 से 10 दिन वहां पे रुकी हुई थी, और उसके बाद भी जो रिहेबिलिटेशन होता है ना लोगों का, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। वो और उनके जो मतलब कलीग्स थे वो सब जाते थे। सदा विजय जी आर्य अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं है, लेकिन उनकी पूरी टीम वहां पे जाके उनका खाना पीना सारी चीजें देखते थे। ये मुझे याद है। मैम, जब आप अपनी मदर के उस काम को याद करते हैं, आप अपने नाना जी के समाज से जुड़े जो काम को याद करते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखती हैं? समाज सेवा को किस नजरिए से देखती हैं?
सर वो मेरे लिए आइडियल है। मेरी माँ, अब जब मैं इस भूमिका में आई हूँ कि मेरी शादी हो गई, तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे हस्बैंड कहीं से अगर आने वाले हैं तो मैं रेस्टलेस हो जाती थी कि अरे अभी तक नहीं आए। एक फीलिंग मुझे हमेशा तब महसूस होती थी कि मम्मा को तो ये है ही नहीं कि मेरे पापा वापस आएंगे जी। लेकिन फिर भी उन्होंने इतने हिम्मत के साथ बड़ा किया है। उनके बारे में मेरे पास रियली शब्द नहीं है। मैम उसके बाद विवाह हुआ आपका, है ना? उसकी क्या कहानी है? क्या क्या? उसकी क्या, आपका जब विवाह हुआ उसकी क्या कहानी है, कैसे हुआ? नहीं, इट वाज अरेंज मैरिज एंड आई वाज नॉट सो मच एक्साइटेड टू बी वेरी फ्रैंक, बट आफ्टर मैरिज आई मस्ट से आज जो कुछ भी हूं मैं, वो मेरे हस्बैंड का हमेशा सपोर्ट रहा है मुझे। और उन्होंने हर चीज को बढ़ावा दिया है, इवन मेरे सिंगिंग को, मेरे मतलब हर चीज को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और जब भी मैं कुछ अलग करना चाहती थी तब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जनरली ऐसे होता है ना कि नहीं नहीं, ये चार दीवारी में रहो और ये तुम्हारा प्रोफेशन है उसके साथ ही रहो, लेकिन थैंक्स टू गॉड मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है, बहुत सपोर्टिव है। और आज जो कुछ भी हूं मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी स्पेशली मेरी बेटी श्रेया, वो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर। वो मेरा गुरु है एक्चुअली। आपकी बेटी? यस। कैसे कैसे मैम? मेरी बेटी अभी 22 साल की है जी। और मतलब वो मेरे लिए कभी कभी बहुत, मेरे एक करीबी दोस्त है, वो बोलते हैं कि मैम आप उसकी माँ हो या वो तुम्हारी माँ है, इस कदर मेरी बेटी मुझे संभालती है। शी इज सो ऑनेस्ट, सो प्योर हार्टेड। जब मैंने यहाँ मतलब मैं यवतमाल से बिलोंग करती हूँ एक्चुअली, 20 साल मैंने वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस की, पंचकर्म, देन ब्यूटी थेरेपी, योगा इंस्ट्रक्टर, ऑनररी लेक्चरर बोल के मैं आयुर्वेद कॉलेज में भी जाया करती थी। इन सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि थोड़ा सा मतलब मुझे और अलग कुछ तो भी करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो ये सोचकर जब मैंने 20 साल की प्रैक्टिस, 20 साल का मेरा इतना बड़ा बंगलो, मतलब जहाँ पे हम पूरी जिंदगी बिताने वाले थे, वो सारी चीजें छोड़कर जब मैं नागपुर आई, तब श्रेया वॉज द ओनली पर्सन एंड माई मामा, दोनों भी ऐसे थे ना कि वो मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट देते थे। एक्चुअली ये कहना चाहिए नहीं, पता नहीं है, माई हस्बैंड वॉज नॉट सो मच हैप्पी विथ दिस डिसीजन, बट जैसे जैसे समय बीतता गया उनको भी पता चला कि यस आई कैन डू वंडर्स फ्रॉम नागपुर, दैट्स वो सोचकर फिर वो भी नागपुर में शिफ्ट हो गए। लेकिन नागपुर में आने के बाद श्रेया मेरे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर दी उसने। मैम आयुर्वेद में कैसे आना हुआ आपका? लोग क्योंकि आजकल होम्योपैथी या फिर एलोपैथी, मेजर एलोपैथी को लेकर लोग बहुत सारे डिजायर्स रखते हैं, डॉक्टर बनना है, लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं जी। हम आयुर्वेद की तरफ कोई देख भी नहीं रहा है। सर मैंने जब एडमिशन ली थी तब तो बहुत ही भयानक सिनारियो था। मतलब ऐसा था कि जिनको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलती है, बस वो यहाँ पे आए हैं। अच्छा। बहुत फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म में रहते थे हम लोग। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मुझे, मतलब मेरे नाना जी हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे लोग जिंदगी में मिलना ये भगवान की तरफ से आशीर्वाद होता है, भगवान भेजते हैं उनको। हाँ, एंड दैट्स वेरी ट्रू। एक्चुअली जब मैं अहमदनगर कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, वहाँ पे जो लोग मिले मुझे, सीनियर्स और मेरे लेक्चरर लोग, उन्होंने आयुर्वेद इतने सही तरीके से हमारे सामने रखा कि मुझे एक बार भी ऐसे फील नहीं हुआ कि अरे मैं एलोपैथी में काम नहीं कर पा रही हूँ या वहाँ पे मुझे नहीं मिला इसलिए मुझे यहाँ पे आकर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये मुझे कभी भी नहीं लगा सर। और इतना इंटरेस्ट डेवलप होते गया क्योंकि ये आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति नहीं है सर, ये पूरी जीवन शैली है। क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, यहाँ तक आयुर्वेद में बताया गया है। बहुत ही दिलचस्प ये
चीज है। और जो जितना आयुर्वेद डीप में जाकर आप काम करोगे उतना वो हार्ड और इंटरेस्टिंग लगता है। ऊपर ऊपर का अगर करोगे तो सॉरी टू से फिर आपने आयुर्वेद सीखना ही नहीं चाहिए। तो मैम क्या ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी धरोहर और अपनी संस्कृति से जुड़ी जो जिस किस्म की वो आयुर्वेद हो, वो योग हो, हम इसे भूलते जा रहे हैं? जी सर, डेफिनेटली इसका दुख मुझे होता है हमेशा। इसीलिए आयुर्वेद एक जीवन शैली, ये टॉपिक लेकर मैंने 1000 से भी ज्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम लिए हैं। 1000 से भी ज्यादा? जी सर। वाव। जी सर। और मैं यही बताने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि देखिए आयुर्वेद जो है ना वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिस्टमिक ट्रीटमेंट है। मतलब हम सिर्फ जो अगर आपको शुगर है और डायबिटीज हो गया है और शुगर लेवल बढ़ रहा है तो हम सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करते सर, हम क्या करते हैं उसका रूट कॉज क्या है। इंसुलिन नहीं बन रहा है ना तो आपके शरीर में नेचुरली बनाने की कोशिश करते हैं। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। Nowadays I am grooming myself as a Ayurvedic oncologist. ये सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है और अलग सा लगता है। हमेशा मैंने अपने आप को थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की है और यहाँ पर भी मैं एक अलग तरीके से काम कर रही हूँ। इम्यूनोलॉजी डेवलप करके रसायन चिकित्सा सिर्फ आयुर्वेदा में बताई गई है, उसके साथ मैं काम कर रही हूँ कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के साथ। तो जिन्होंने केमोथेरेपी नहीं ली है उनको भी फायदा हो रहा है और जिन्होंने केमोथेरेपी ली है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो भी मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। बट मैम जैसे पता है लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि इस किस्म की अवेयरनेस नहीं है जहाँ पर आप हार्ट रिलेटेड कोई भी अगर इशू आपको होता है या फिर कैंसर होता है और आप उसका इलाज करने के लिए जाते हैं तो उसके रेप्लिकेशंस भी हैं। जैसे आप कीमो लेंगे तो मैम उसकी रेप्लिकेशन है, आपको या आपके बाल झड़ जाएंगे या आपको वीकनेस रहेगी हमेशा, या आपका एक स्किन का एरिया जो है वो कम्प्लीटली जल जाएगा और उसके बाद वो काम का नहीं रहेगा। बस एक मोल जैसा टुकड़ा आपके जीवन में लगा रहेगा। मैम जब इतनी सारी बातें लोगों को पता है और उसका इलाज आप कह रही हैं कि आयुर्वेद में है, तो लोग वो ट्रेन क्यों नहीं पकड़ते? कहीं ना कहीं मैं इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार रखती हूँ। बिकॉज हम लोगों ने लोगों को बताया ही नहीं कि हम ये कर सकते हैं। अभी जो मैं काम कर रही हूँ लाइफस्टाइल डिसीजेस को इरेडिकेशन करना, कंप्लीट क्योर। लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इनफर्टिलिटी है या फिर ओबेसिटी है, ये सारी चीजें, इवन कैंसर, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उसको हम कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डायबिटीज होने के बाद मरते दम तक दवाई लेनी पड़ती है, मतलब वो क्योर नहीं हो रहा है, सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है। वहीं पे हमारा आयुर्वेद काम करता है सर, रूट कॉज पे काम करके डेफिनेटली हम उसके हर चीज को रूट से दूर कर सकते हैं और उस इंसान को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। बट मैम जैसे क्या कहाँ कमी रह जाती है? क्या आयुर्वेद अपने आप को इस तरह से समझा नहीं पाता कि हम कितने जल्दी ठीक करें? बिकॉज लोगों को मैम जल्दी ठीक होना है। अभी बुखार हुआ, अभी केरोसिन खाया 2 घंटे में ठीक, अभी सर्दी हुई 2 पैरासिटामोल खाया 2 घंटे में ठीक। क्या आयुर्वेद ऐसा ठीक कर सकता है? सर अगर बीमार ही ना पड़े तो ये मैम ये तो अजूबे से कम नहीं होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये जो है वो आयुर्वेद का मोटिव है एक्चुअली। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हम हर एक चीज में देखते हैं सर। इसीलिए तो लाइफस्टाइल डिसीज, आज देखिए किसी भी पैरासाइट या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हम ज्यादा वरीड नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर हमने एंटीबायोटिक्स ये वो करके उसके ऊपर काबू पा लिया है। लेकिन आज जो लाइफस्टाइल डिसीजेस, भारत में एक भी घर दिखाइए मुझे जहां पे लाइफस्टाइल डिसीजेस नहीं है। बीपी तो भी है, शुगर तो भी है, थायराइड तो भी है,
आर्थराइटिस तो भी है, जी। कुछ ना कुछ है। तो ऐसे में अगर कुछ हम पूरे हमारे लाइफस्टाइल नहीं बदल सकते, क्योंकि ये आज जो चल रहा है दौर वो हमें अलाउ नहीं करता है, लेकिन डेफिनेटली आयुर्वेद के साथ हम अपने आप में एक शील्ड डेवलप कर सकते हैं, जहां पे ये जो चीजें हमारे ऊपर हावी होते जा रही है उसको हम स्टॉप कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैम मेरे कुछ और सवाल Okay. जो अब चूंकि आप एक सिंगर से अब एक डॉक्टर बन चुकी हैं तो ट्रेनर भी बन चुकी हैं आयुर्वेद और आयुर्वेद की चिकित्सा को लेकर आप एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। 1000 से ज़्यादा आपने ट्रेनिंग सेशंस लिए हैं। मैम क्या करना चाहती हैं? व्हाट्स द बिग ड्रीम? मेरा अभी एक बिग ड्रीम ये है सर कि मैं मिनिमम 1000 कैंसर पेशेंट्स को एक हेल्दी लाइफ दे दूं, और दूसरा ड्रीम ये है कि 1000 औरतों को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे दूं। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगी, विमेन एम्पावरमेंट में कैसे अपने आप का एक रोल प्ले करेंगे? जी, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ और उसके थ्रू हम एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं सर जी। और जब तक वो इंसान, वो औरत मिनिमम 50,000 नहीं कमाने के लायक नहीं होती, तब तक हम उसके साथ फील्ड में जाकर काम करते हैं सर। और जरिया ऑफ कोर्स यही है न्यूट्रास्यूटिकल्स जी। और हर एक के घर में सेहत को पहुंचाना, ये हमारा एक्चुअली मिशन है। और उसके थ्रू, उसके लिए मुझे बहुत सारे लोग लगेंगे, बिल्कुल, और उसके थ्रू ही हम उनको इंडिपेंडेंट बना पा रहे हैं। बहुत सारे लोग, औरतें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई, जो आज एक फैबुलस इनकम लेकर बहुत ज्यादा हैप्पी फील कर रही हैं। और मैम उन्हें किस किस्म का क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा? सिर्फ क्वालिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे पास 7th फेल से लेकर ग्रेजुएट्स, एमफिल, पीएचडी किए हुए सारे औरतें मेरे साथ काम कर रही हैं और बड़ा सक्षम तरीके से काम कर रहे हैं। सही तरीके से उनको सिखाया जाता है कि हाउ टू डील विद एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे हम ये कर सकते हैं। तो आप उन्हें सेल्स और मार्केटिंग नहीं सिखाती हैं, आप उन्हें एंटरप्रेन्योर कैसे बने वो सिखाती हैं। यस। और वो भी हेल्थ फ्रेटर्निटी से, हेल्थ रिलेटेड, आयुर्वेद से रिलेटेड। जी जी जी। और कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग और कैसे होता है? गुरुकुल नाम की हमारी एक संस्था है, जिसके फाउंडर है मिस्टर रिजवान मिर्जा सर, और उनके साथ हम गुरुकुल के थ्रू सबको ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, फील्ड पर भी जाकर, कभी ऑफलाइन हमारी सेशंस होते हैं और ऑनलाइन भी सेशंस होते हैं। तो मैम यही करते रहना है आपको? ये ड्रीम को बस पूरा करना है? ये ड्रीम को पूरा करना। खुद को वक्त कैसे देंगी? सर खुद को वक्त तो देना है डेफिनेटली, मुझे मेरी फैमिली को पूरा वर्ल्ड टूर कराना है, और वो एक बहुत बड़ा सपना है मेरा। और सर ये सब करते हुए मैं फैमिली को भी टाइम दे पा रही हूँ, डेफिनेटली दे पा रही हूँ, एंड माय फैमिली इज आल्सो वेरी हैप्पी। आपका मी टाइम क्या होता है मैम? सॉरी, मी टाइम क्या होता है आपका खुद का वक्त? जी, मेरा खुद का वक्त, बारिश जब आ रही है तब एक कॉफी का मग चाहिए मुझे, और जगजीत सिंह के गजल्स चाहिए, वो मैं सुनते हुए बहुत सुकून महसूस करती हूँ। और उसके साथ ही मेरी माँ के जो गाने हैं वो भी मैं सुनना पसंद करती हूँ। जब मैं कुकिंग करती हूँ, ये करती हूँ, तो वो गाने जब सुनती हूँ तो एक सुकून सा लगता है। मैं काम में भी हूँ तो वो मेरा मी टाइम होता है। मैम इतना सारा रिकग्निशन आपको आपके कार्य के लिए मिलता है, आपको इतना सारा लोग सराहते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, आप लोगों की ज़िंदगी में एक इन्फ्लुएंसर का रोल प्ले करती है। आपको कौन इंस्पायर करता है? हु इज़ योर इंस्पिरेशन? मेरा इंस्पिरेशन है मेरे नाना जी और मेरी माँ, और फ्यूचर जिसके लिए मैं बनाना चाहती हूँ वो मेरी बेटी।
मैम ये बात तो तय है कि जो हम दुनिया में आए हैं तो हमें जाना पड़ेगा, ये तो तय है ना जी, मैम। जी, जी। आयुर्वेद उससे तो नहीं रोक पाएगा। नहीं। एक दिन तो जाना है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो मैम एक ऐसा इंसान जिसको आप अपने साथ लेके जाना चाहती हैं, अगर मौका दे भगवान, तो वो किसको लेके जाएंगे आप? साथ मतलब कि दूसरी चलो, दुनिया में? हाँ चलो, सरहद के उस पार भी जाना है एक साथ। हम्म, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जवाब चाहिए मैम। मैं उनको साथ लेना नहीं जाना चाहती, लेकिन हाँ उनके साथ जाना चाहूंगी। मेरे गुरु, उनके साथ जाना चाहूंगी मैम। अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई जीवन की, जिंदगी की, और उस सुनहरी किताब के सुनहरे पन्ने पर लिखा गया आपका नाम स्वाति भारती गिरी, हम उसके नीचे वो कौन सा कोट, वो कौन सी सोच, वो कौन सी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे जब कोई पढ़े तो आपको याद करे? सर इसके बारे में मैं सच में मैंने नहीं सोचा है। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि हर एक के काम में आ जाऊं मैं, और जिंदगी का जो मकसद है, मतलब एक एक पल, यहाँ की जिंदगी का तो सामान हमने बांध लिया है, मतलब पैसा ये वो जी, लेकिन उस जिंदगी के बारे में जहाँ पे हम मतलब आफ्टर डेथ जाते हैं, उस जिंदगी के बारे में अगर मैं सोचूं तो डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा हर एक के काम में आ जाऊं, बस यही मेरी हमेशा ख्वाहिश रहेगी। मैम क्या कर्मस में आप बिलीव करते हैं? बट ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं? क्योंकि आज जो हमारा है वही तो कल होता है। आज जो हम काम कर रहे हैं बस वही आगे चल के हमें दे देता है। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरव्यू है ना, इसमें बहुत सारे टेक अवेज है, और इन टेक अवेज का जो एक पूरा का पूरा एक प्रक्रिया रही, जहाँ पर आपने अपनी जिंदगी का एक एक पत्ता खोल कर रखा हमारे सामने। कई सारे ऐसे पत्ते जो आपने अभी तक खोले नहीं है, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है। लेकिन मैम जो बातें आपने रखी, जिन बातों के अंदर में आपके चैलेंजेस, आपका स्ट्रगल, आपके अचीवमेंट्स, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो एक पूरा का पूरा एक जर्नी है, और वो जर्नी ये बताती है जहाँ पर डिफिकल्ट टाइम्स आए, जहाँ पर इमोशनली आप कमजोर पड़ी, लेकिन फिर आपने अपने इंस्पिरेशन को ध्यान में रखकर आप उसको आपने ओवरकम किया। साथ ही साथ आप आज भी जब उनके बारे में सोचते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल की धड़कन थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन वहीं आपके अंदर में वो आज भी वो ग्रैटिट्यूड है जो आप उन्हें समर्पित करती हैं, अपने जीवन को, अपनी सोच को, अपनी सक्सेस को उन्हें समर्पित करती हैं। और आई थिंक ये जो सोच है कि मैं सबके काम आऊँ, ये सोच बहुत कम लोगों में है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच मैम आप जिस धरोहर से आई हैं वहाँ से ये आ रहा है। डेफिनेटली सर, उसके साथ मैं ये चाहूंगी कि बस मेरा रब मुझसे खुश हो जाए, उसके लिए हर एक चीज, अभी वही मोटिव है मेरा और वही लक्ष्य है कि मैम उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य को प्रता के साथ आप उसे हासिल करें, आप जीवन में वो सब पाएं जो आप जिसकी आप कामना करती हैं, और आपको जीवन में वो सब आशीर्वाद मिले जिसकी आप अपेक्षा रखती हैं। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, दिस इज माय प्रिविलेज एंड थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात हुई और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर स्वाति गिरी से मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से महिलाओं को मदद कर सकती हैं, महिलाओं को प्रोफेशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में। मुझे ऐसा लगता है कि वो महिलाएं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, या वो महिलाएं जो आज जीवन में अपॉर्चुनिटी की राह में राह तकती रहती हैं कि कब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो ज़रूर डॉक्टर स्वाति गिरी से कांटेक्ट करें, और अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। दूसरी बात ये कि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान में अगर आपने देखा है तो जो सबसे
महत्वपूर्ण चीज जो समझने वाली है, सीखने वाली है, वो इस शब्द से आती है और वो शब्द है समर्पण। आपका डेडिकेशन किसी भी चीज के प्रति हो, वो किसी रिश्ते के प्रति हो, वो किसी काम के प्रति हो, किसी पैशन के प्रति हो, या किसी या समाज के प्रति हो, अगर आप पैशनेट हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, अगर आप लॉयल हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं किसी भी कार्य के प्रति, तो वो सक्सेसफुल होता ही है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं डॉक्टर स्वाति गिरी की कहता हूँ, मोहब्बत इंसान को भगवान बना देता है। आप ये 4 लाइनें अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, क्योंकि दिन के आखिरी में जब आपके पास सब मटेरियलिस्टिक चीजें जब छूट जाए, तो आपकी अंतर मन और अंतर आत्मा आपसे एक सवाल करती है, और वो सवाल यही करती है कि क्या तुमने कभी कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद याद करेगी। अगर जवाब ना आए तो दूसरे दिन उठ के फिर अपने काम पे लग जाइएगा, जिससे आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाएं। और अगर हाँ जवाब आता है तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट है लक्ष्य हासिल करना, उतना ही डिफ़िकल्ट है उसको मेंटेन रखना भी। आपसे फिर होगी मुलाकात राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें। जय हिंद।